ऑलराइट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लायबिलिटीज। देखिए, लायबिलिटीज का सिंपल मतलब है ऑब्लिगेशंस। अब ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटी इज समथिंग विच इज ओड टू समबॉडी एल्स। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एसेट परचेज करें, अब हम एसेट डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स अज्यूम आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, लेकिन वो इन्वेंट्री आप क्रेडिट पर परचेज करते हो। तो क्रेडिट का मतलब ये है कि आपने अब उनके पैसे देने हैं। वो जो पैसे आपने देने हैं, दैट इज योर लायबिलिटी। सिमिलरली, जब आपने बैंक से लोन लिया, तो अब वो पैसे आपने बैंक को रिटर्न करने हैं। तो वो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने तो आपको माफ तो नहीं कर देने वो पैसे। जो लोन, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का आपने लोन लिया है 5 साल के लिए, बैंक ने आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना के दे दी। अब वो पैसे आपको बैंक को रिटर्न करने हैं। यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट टू द बैंक। So that is actually your liability. So liability is an obligation. But ये हम plain words के अंदर discuss कर रहे हैं. For example, a liability is something which is owed to somebody else. Liabilities is the accounting term for the debts of the business. Debts किसे कहते हैं? यही जो आपकी liability है, जिसका हमने last time एक बार discuss की थी कि जब हम introduction to the business पढ़ रहे थे कि जब company या कोई भी business start होता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए होता है। फाइनेंस के दो सोर्सेज होते हैं। एक वो सोर्स होता है जो ओनर का अपना फंड होता है, ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली ओनर्स इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो अदर देन दैट, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम 1 करोड़ रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 50 लाख रुपए आपके अपने थे, 50 लाख आपने बैंक से लोन लिया। वो जो बैंक से आपने लोन लिया है, दैट इज योर लायबिलिटी। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन की टर्म्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि लायबिलिटी क्या है, सो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब? इसके एक एक कंपोनेंट को हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? ये जो टर्म है दिस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? देखो, आप उस लायबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें आप एंटर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज कर ली है, लेकिन अगर अभी तक आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज नहीं की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ यार मेरी इंटेंशन है कि मैंने क्रेडिट पर गुड्स परचेज करनी है, तो इन दैट केस वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। आप कहते हो कि आपने बैंक से लोन लेना है, इन दैट केस वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है? सो अगर आपने लोन ले लिया है, अगर आप इन्वेंट्री परचेज कर चुके हो, देन आपकी वो लायबिलिटी है। अगर आप ये कहो कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में ऐसा होना है, मैंने लोन लेना है, मैंने इन्वेंट्री क्रेडिट पे परचेज करनी है, वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। इट शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि जिस ट्रांजैक्शन के अंदर आप एंटर हो चुके हैं और अब वो आप पर ड्यू है वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल जिस तरह यूटिलिटी बिल्स होता है, यूजुअली वो इसी तरह होता है कि आप एक सर्विस यूज कर लेते हो और उसके अगेंस्ट फिर आपको क्या होता है, कुछ कंट्रीज में ऐसे एडवांस में भी होती हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा भी होता है कि आप पहले यूज कर लेते हो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी या वट, और उसके बाद आपको मंथ एंड पर उसका एक बिल आ जाता है, देन यू हैव टू पे दैट अमाउंट। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, अब आपको वो अमाउंट पे करनी है, सो दैट इज योर लायबिलिटी। लेकिन अगर आप कहें क्या फॉर एग्जांपल यार इस महीने हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, फिर हमारा इतना बिल आ जाएगा, तो इन दैट केस वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। सो लायबिलिटी के लिए जरूरी है कि इट शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी आप उस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो चुके हो और अब वो अमाउंट आप पर ड्यू हो चुकी हो। So a liability is the present obligation of the entity arising from the past events. अब यहाँ पे past event का मतलब क्या है कि आप उस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो चुके हैं। पास्ट की वो ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर का कोई इवेंट नहीं है कि भाई फ्यूचर में मैंने ये लोन लेना है। और फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? द सेटलमेंट ऑफ विच is expected to result in an outflow
from the entity of resources embodying economic benefits. जब आप उस लायबिलिटी को सेटल करोगे, यानी यहाँ पे सेटल करने का सिंपल मतलब क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू पे ऑफ दैट लायबिलिटी, जब आप उस लायबिलिटी को क्लियर कर रहे हो तो फिर क्या होगा, आपका आउटफ्लो होगा। जैसे लोन आप रीपे कर रहे हो तो आउटफ्लो हो रहा है। कैसे रीपे करेंगे, जाहिर बात है पैसे देंगे बैंक को। वो पैसे क्या है, वो आपका एसेट है जिसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट कहते हैं, वो आपका आउटफ्लो हो रहा है। आपने क्रेडिट पे गुड परचेज की, तो जिस सप्लायर से आपने गुड्स परचेज की, जब आप उसको पैसे दे रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। सो लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और जब उसकी सेटलमेंट होती है तो उसके अगेंस्ट एंटिटी का आउटफ्लो होता है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है, जिस तरह यहाँ पे कोई हमने कैश नहीं लिखा, हमने लिखा है आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कि ये जरूरी नहीं है कि आपका कैश हो या बैंक से पैसे जा रहे हो सकता है कि आप लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं किस तरह से, कि आप इन एक्सचेंज कोई आप एसेट दे रहे हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के 10 लाख रुपए देने हैं, तो आपने क्या किया, आपने उसको 10 लाख रुपए के बदले अपनी कोई इन्वेंट्री उसको 10 लाख रुपए की दे दी, या 10 लाख रुपए की आपने उसको कोई वर्थ कार दे दी, या 10 लाख रुपए से वर्थ कोई और एसेट दे दिया। सो एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटीज आर अमाउंट और टू सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज, जितना भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो जिसको हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, अगर आप क्रेडिट पर किसी से गुड्स परचेज करें, इन्वेंट्री परचेज करें, तो जो सप्लायर जिसके आपने पैसे देने हैं वो ट्रेड पेबल कहलाता है। इसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, इसका हमने रिसीबल्स के केसेस के अंदर पढ़ा था कि इसको डेटर्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिटर भी बोलते हैं। इसी तरीके से अमाउंट ओ टू द बैंक, या आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया हुआ बैंक से, अच्छा ये ओवरड्राफ्ट्स क्या है, ये अभी डिस्कस करेंगे हम। एंड देन फिर और भी लाइबिलिटीज हो सकती हैं, जिस तरह यूटिलिटी बिल्स आपने पे करने हैं, वो भी आपकी लाइबिलिटी है। इसी तरह आप पर टैक्स ड्यू हो गया, फॉर एग्जांपल आपका सालाना कोई टैक्स है, ईयरली टैक्स है, कोई अमाउंट आप पर टैक्स की किसी भी किस्म का टैक्स है, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स है या इनकम टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है, व्हाटएवर। अब वो अमाउंट आप पर ड्यू हो गई है, तो वो भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। सो याद रखें कि लाइबिलिटी का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से होता है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक टाइप है, और इस पे हमारा एक पूरा लेक्चर अभी आने वाला है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे। सो लाइबिलिटी दो किस्म की होती है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे कि एसेट्स दो टाइप्स के हैं, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो एसेट्स होते हैं जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट तो देते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है, विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाता है। सो शॉर्ट टर्म का वर्ड हमने वहां पे डिस्कस किया था। नॉन करंट एसेट में हमने डिस्कस किया था कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में एंटिटी को रिसीव होते हैं। उन एसेट्स की लाइफ या इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है। जिस तरह हमने बात की बिल्डिंग की, जिस तरह हमने बात की लैंड की, जिस तरह हमने बात की प्लांट एंड मशीनरी की, जिस तरह हमने बात की फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स की। सो क्या है भाई, इसी तरीके से आपके पास हैं करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने बैंक से लोन लिया, वो 5 साल का है। अब ये बात याद रखो कि ये 1 साल से ज्यादा का टेन्योर हो रहा है, लेकिन अगर आपने किसी से इन्वेंट्री परचेज की है क्रेडिट पर इस टर्म्स पे कि मैं आपको विद इन 2 मंथ्स ये अमाउंट वापस कर दूंगा, तो ये विद इन अ ईयर आपको पे करना है। सो वो लाइबिलिटी जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है, उस लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और इसी तरीके से वो लाइबिलिटी जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स नहीं पे करनी, बल्कि आउटसाइड द 12 मंथ्स वो एक अमाउंट है, उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। सो जिस तरह ये ट्रेड पेबल्स होते हैं कि आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज की, तो नॉर्मली इनका यही क्रेडिट पीरियड होता है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स मैक्सिमम, वट एवर। सो साल के अंदर अंदर आपको ये लाइबिलिटी पे ऑफ करनी होती है, करंट लाइबिलिटी कहलाती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो कि आपको
आउटसाइड द 12 मंथ्स पे करनी है। सो ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स पे करनी। इस तरह टैक्सेशन, टैक्स पेबल जो होता है ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट्स या शॉर्ट टर्म लोन्स। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन दोनों एक चीज है कि दोनों करंट लाइबिलिटी है। अगर आप बैंक से 6 महीने का लोन ले लेते हो, 8 महीने का लोन ले लेते हो, 10 महीने का लोन ले लेते हो, 12 महीने का लोन ले लेते हो, सो ये करंट लाइबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि आपने 12 महीनों के अंदर अंदर उसको पे ऑफ करना है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक आपको फैसिलिटी दे देता है अपने अच्छे क्लाइंट्स को, अपने अच्छे कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है जो कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, लेकिन बैंक ने आपके बिहाफ पे क्लियर कर दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपने अपने कस्टमर को 1 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है, अपने सप्लायर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। आपने कहा जी जाके आप बैंक से कैश करा लें। सप्लायर बैंक लेके जाता है तो आपके अकाउंट में 90,000 होते हैं, 1 लाख रुपीज नहीं है। ठीक है, 90,000 है, 1 लाख नहीं है, 10,000 का डिफरेंस है। बैंक आपको कॉल कर देता है कि सर ये आपका चेक आया हुआ है। आप कहते हैं तो हम आपके बिहाफ पे क्लियर कर देते हैं। अब आपने बैंक के 10,000 देने हैं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो फर्क क्या होता है शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में? दोनों ही लाइबिलिटी होती है, दोनों ही करंट लाइबिलिटी होती है, दोनों केसेस में ही आपने बैंक के पैसे देने होते हैं, और दोनों के साथ ही इंटरेस्ट अटैच होता है। कोई भी काम बैंक फ्री नहीं करता। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है, जिसमें 6 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, 10 मंथ्स का। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट होते हैं ये रीपेबल होते हैं बैंक्स डिमांड, बिकॉज ऑब्वियसली आपने ये बैंक से फेवर ली हुई है, तो whenever the bank will ask for it, you have to pay it. So that is repayable on bank's demand. ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, वो उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर फिर देन यू हैव टू पे इट। अब नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? लॉन्ग टर्म लोन, फॉर एग्जांपल 5 ईयर लोन है, 10 ईयर लोन है, 8 ईयर लोन्स है, 6 ईयर लोन है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब नॉन करंट लाइबिलिटीज है। इसी तरीके से याद रखें सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये लोन्स ही होते हैं, ये और भी लीजेस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल लीजेस, अगर आपने 5 साल के लिए बैंक से कोई गाड़ी ले ली फॉर एग्जांपल लीज पे, या 10 साल के लिए कोई एसेट लीज कर लिया, लीज पेमेंट्स आपने उसकी करनी है, तो वो भी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है वो क्या? देखो, अगर लोन्स या डेट्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपको 3 साल का लोन मिला और आपने 3 साल बाद वो अमाउंट वापस करनी है, लमसम इकट्ठी अमाउंट वो वापस करनी है, और हर साल उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी। सो लेट्स अज्यूम 3 साल का आपको लोन मिला, 3 साल बाद आपने वो अमाउंट लमसम में वापस करनी है। अब हम उसको नॉन करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वो पेमेंट आउटसाइड 12 मंथ्स है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया और 3 साल का लोन है, और बैंक ने आपको क्या किया कि बैंक ने आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दी कि भाई ये हर साल आपने अमाउंट पे करनी है। सो याद रखें कि फिर हम उसको स्प्लिट करेंगे। वो पोर्शन जो हमने विद इन 12 मंथ्स पे करना है, जो कि पहली आपकी इंस्टॉलमेंट है, दैट इज योर करंट लायबिलिटी, और जो बाकी 2 इंस्टॉलमेंट होंगी वो नॉन करंट लायबिलिटी। फिर जब पहला साल गुजर जाएगा, पहले साल तो आपने पे ऑफ कर दिया, अब कितनी इंस्टॉलमेंट रह गई? 2 रह गई। दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर आपने विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी। और जो तीसरी वाली है वो नॉन करंट लायबिलिटी। फिर 2 साल गुजर गए, अब 2 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी, अब तीसरी वाली फिर आपने 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी है, तो वो करंट लायबिलिटी। सो लोन्स के केस में भी याद रखेगा कि भाई अगर 5 साल का फॉर एग्जांपल लोन है, 6 इयर्स का लोन है, और आपने उसको इक्वली इंस्टॉलमेंट्स में या वट एवर इज द इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो वो इंस्टॉलमेंट जो आपने विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। और इसके अलावा जो बाकी होगा वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है कैपिटल और इक्विटी।
याद रखें इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल और इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर की अपनी इन्वेस्टमेंट है, ऑनर की अपनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर। इसने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भैया कि जब कंपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस को फाइनेंस चाहिए होता है। फाइनेंस दो सोर्सेस से आता है। एक वो सोर्स जो कि ऑनर का अपना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे लेट्स अज्यूम मैंने कोई स्पोर्ट्स एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट्स की आउटलेट ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल एनी ब्रांड लेट्स अज्यूम, या मेरा अपना कोई ब्रांड है स्पोर्ट्स आउटफिट्स स्पोर्ट्स एक्सेसरीज का है, और मुझे उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। I have my own 50 lakh rupees which I invested into that business. अब मुझे 50 लाख मजीद चाहिए तो वो मैंने बैंक से लोन ले लिया। सो जो पोर्शन मेरा अपना है बिजनेस के अंदर, मेरी जाती इन्वेस्टमेंट है, ऑनर की अपनी इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नोन एज द कैपिटल और द इक्विटी। और वो पोर्शन जो कि आपने अदर देन द ओनर है, दैट इज द बैंक लोन्स फॉर एग्जांपल, दैट इज नोन एज द डेट्स, दैट इज नोन एज द डेट्स। So owner की अपनी investment is known as the capital and the other is the debt. अभी हम discuss करने जा रहे हैं ये capital or the equity. So the amount invested in a business by the owner are amounts that the business owes to the owner. अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात की कि देखो बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो यू नीड द फाइनेंस, तो जो वो अमाउंट जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो अमाउंट आपकी कैपिटल या इक्विटी कहलाती है। सो द अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर आर द अमाउंट दैट द बिजनेस ओज टू द ओनर। क्या मतलब है इस बात का कि वो जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। अगर मैं कारोबार में पैसा लगाता हूं तो कारोबार की ये जिम्मेदारी है कि कारोबार ने वो अमाउंट मुझे रिटर्न करनी है। सो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस ने वो अमाउंट अपने ओनर को रिटर्न करनी होती है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाती है। हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं उसको देख रहे। हमने तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के टाइप में पढ़ लिया कि ओनर एंड ओनर ऑफ द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, यानी बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। लेकिन ये याद रखें कि जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उसको हम हमेशा कैपिटल या इक्विटी कहेंगे, क्योंकि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको जिस तरह शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में उसको इक्विटी बोल रहे होते हैं, अदरवाइज कैपिटल एंड इक्विटी इज द सेम थिंग। सो कंपनी में इट इज इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स। जिस तरह कंपनी में शेयर्स होते हैं कि जब कंपनी को फाइनेंस चाहिए होता है तो कंपनी शेयर इशू करती है, वो लोग जो शेयर परचेज कर लेते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। उसके बाद आईएएसबी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो डेफिनेशन बताई है, जिस तरह भी हमने लाइबिलिटी को सिंपल ऑब्लिगेशन कहा लेकिन फिर हमने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी। एसेट को हमने कहा कि एक रिसोर्स होता है लेकिन हमने उसकी फिर प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी। सो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें इक्विटी की डेफिनेशन क्या की है आईएएसबी ने। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट in the assets of the entity after deducting all its liability। क्या मतलब है इस बात का? Residual interest in the assets of the entity। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने स्पोर्ट्स आउटलेट स्टार्ट की, 1 करोड़ रुपए के उसमें एसेट्स है। 1 करोड़ रुपए से मैंने काम स्टार्ट किया तो 1 करोड़ रुपए का मैंने क्या किया होगा? 1 करोड़ रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा, 1 करोड़ रुपए की मैंने इन्वेंट्री खरीदी, यानी वो चीजें जो मैं सेल करता हूँ उसमें एसी वेसी लगवाया, उसकी जनाब रेनोवेशन की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 1 करोड़ रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आपके बिजनेस के एसेट्स की वर्थ क्या है तो मैं कहूंगा 1 करोड़। अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो अगर आप मुझसे पूछें कि यार सर ये बताएं कि इस 1 करोड़ के एसेट्स में से आपने पैसे देने कितने हैं, तो मैं आपसे कहूँ जी 50 लाख रुपए मैंने देने हैं, वो जो मैंने बैंक से लिए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए निकाल देंगे और कहेंगे अच्छा तो 50 लाख आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहूंगा यस। So residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities। अगर आप बिजनेस के एसेट्स में से वो पोर्शन निकाल दें जो किस चीज का है, जो कि लाइबिलिटी का है, तो दैट इज नोन एज द कैपिटल।
यानी फिर वो सारा पोर्शन बच जाएगा वो ऑनर की अपनी इन्वेस्टमेंट। अगर किसी ने 50 लाख रुपए से कारोबार स्टार्ट किया और उसमें से 10 लाख रुपए किसी और के उसने देने, तो उसका मतलब है उसके 40 लाख रुपए उसके अपने जाती हैं, उसको हम इक्विटी कहते हैं। सो रेजिडुअल इंटरेस्ट मींस रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटी। अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटी वाला पोर्शन निकाल दें तो जो बाकी बच गया वो सबका सब इक्विटी है, यानी ऑनर की वो अपनी इन्वेस्टमेंट है। इसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या इसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी माइट आल्सो बी रेफर्ड टू एज द ओनर्स कैपिटल because it represents in accounting term the amount of capital invested in the business by the owners. So owner की investment को हम simply क्या कहते हैं, capital कहते हैं। So equity is equal to assets minus liabilities, यानी अगर आप assets वाले portion में से वो portion निकाल दें जो आपने देना है, तो बाकी owner की अपनी investment निकल आएगी। In simple words, अगर किसी ने 50 लाख से कारोबार स्टार्ट किया, उसके बाद 50 लाख के एसेट्स हैं, उसमें से 10 लाख रुपए उसने किसी के देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री उधार पे खरीदी थी, तो बाकी उसके अपने कितने हुए, 40 लाख रुपीज, वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है।